हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में जो आती है वो करंट और वोल्टेज के फॉर्म में आती है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से होती है सर? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कई डिफरेंट टाइप के मेथड से होती है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया में कई डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट ऑपरेट होते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल की बात करता हूं तो अगर मैं एक हाइड्रो पावर प्लांट की बात करता हूं तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, देखो कई डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट कौन कौन से वो बता देता हूं। कई डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट मेरा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर होता है, कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है जिसमें हम कोयले से क्या करते हैं, बिजली को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारा विंड पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट और भी डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं हाइड्रो पावर प्लांट का एग्जांपल लेता हूँ तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम एक तरफ देखो डैम को बनाते हैं और डैम के एक तरफ को पानी स्टोर कर देते हैं और दूसरी तरफ हम टरबाइन इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे ही हम पानी को वहाँ से पानी को छोड़ते हैं तो हमारा जो पानी होता है वो हमारा टरबाइन के ब्लेड पे टकराता है। अब टरबाइन का ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही हमारा टरबाइन का ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट करता है तो टरबाइन से हमारा एक शाफ्ट कनेक्ट होता है जो हमारा जनरेटर पे कनेक्ट होता है, जो जनरेटर को कनेक्ट करता है। अब जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। यानी कि जनरेटर में जब आप मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। इसी तरह मोटर का काम क्या होता है, मोटर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करके दे देता है। हम हमारे घरों में जो फ़ैन लगा होता है वो, अगर मैं उसे बताऊँ, वो हमारा मोटर है। जैसे हमने यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा रोटेट करना स्टार्ट करता है और हमारा रोटेशन के फॉर्म में वो मैकेनिकल एनर्जी दे देता है। इसी तरह हमारा जनरेटर क्या होता है, जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके दे देता है। तो ये ओवरऑल काम हमारा किसका होता है, जनरेटर का। अब जनरेटर के आगे हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है और हमारे ट्रांसमिशन लाइन लगे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगे होते हैं जो हमारे वायर के थ्रू हमारे घरों में करंट और वोल्टेज के फॉर्म में आते हैं। ये मेरी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का कुछ डिस्कशन हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और करंट क्या होते हैं। देखिए, जो मेरा चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप लोगों ने बचपन में अपने बालों में रब किया होगा स्केल से, तो वहाँ पे क्या होता है, एक चार्ज इकट्ठा हो जाता है और आप जब एक कागज़ का टुकड़ा या कोई छोटा सा पार्टिकल उठाते होंगे तो वो क्या करता होगा, या तो अट्रैक्ट करता होगा या तो रिपल करता होगा। ये होता था, जनरली अट्रैक्ट करता था क्योंकि चार्ज जो हमारा कागज़ का टुकड़ा होता था वो न्यूट्रल होता था। ठीक है। अब क्या होता है, इसी तरह चार्ज क्या होता है, एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि भाई वो किसी दूसरे चार्ज से या दूसरे पार्टिकल से या दूसरे चीज़ों से अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। अब देखो, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक मेरा निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज क्या होते हैं ये हम देखेंगे। पहले हम चार्ज के डेफिनेशन पे आते हैं। क्या होता है चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू बी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। देखिए, जब भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को लाया जाता है तो वहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब वो फोर्स मेरा अट्रैक्टिव नेचर का होता है या रिपल्सिव नेचर का होता है, ये हमारे चार्जेस के साइन पे डिपेंड करता है। अगर हमारा चार्ज, दोनों का चार्ज, मान लो हमारे दो चार्ज आमने सामने, कोई दो चार्ज है, दोनों चार्जेस को हम आमने सामने लेकर आ रहे हैं, तो वो अगर दोनों चार्जेस के जो साइन होंगे वो सेम होंगे, यानी कि दोनों चार्जेस का साइन या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे। अगर दोनों का साइन डिफरेंट हुआ, यानी कि अपोजिट साइन हुआ, यानी कि एक का पॉजिटिव हुआ एक का निगेटिव हुआ, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है गाइस। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं कि इसे डिनोट किसे करते हैं। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है, वो होती है क्या, कूलॉम्ब होती है। अब ये दो टाइप के चार्जेस मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, ये मेरा मान लो कोई चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज। अब देखो, इसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कोई चार्ज है और यहाँ पे मेरा कोई दूसरा चार्ज है।
ये दूसरा चार्ज, ठीक है। अगर मैं इसके साइन प्लस ले लेता हूँ और इसका साइन माइनस ले लेता हूँ, मान लो ये मेरा माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज, ठीक है, ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है। बताइए इन दोनों के बीच में जो साइन है, यानी कि इन दोनों पे जो साइन है वो कौन सा है, अपोजिट साइन है या सेम साइन है, अपोजिट साइन है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब वो फोर्स क्या करेगा, अब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो एट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब देखो जो दोनों टाइप के सेम टाइप के चार्जेस होते हैं, मतलब कि दोनों सेम टाइप के चार्जेस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो उसे हम लाइक चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये लाइक चार्जेस करते हैं, रिपल करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी माइनस होता तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि इधर ये दूर भागने का प्रयास करता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता। बात समझ में आ रही है क्या। और एक होता है मेरा अनलाइक चार्जेस का मतलब दो अपोजिट चार्जेस, दो डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, जिसका साइन डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। बताइए गाइज, यहाँ पे बताओ ये पॉजिटिव का चार्ज है, ये नेगेटिव का चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में दूर भागने का प्रयास करेंगे, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो एट्रैक्टिव नेचर का होने वाला है, यानी कि ये चार्ज इधर आना चाहेगा और ये चार्ज इधर आना चाहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 10 में ही पढ़ लोगे। मैं इलेक्ट्रॉन में उतना डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे जो मेरा चार्ज होता है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जो मेरा करंट होता है ना, करंट पढ़ने से पहले हमें चार्जेस और इलेक्ट्रॉन को क्यों देखने पड़ते हैं, क्योंकि यार करंट की पूरी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉन और चार्जेस पे ही होती है, इसलिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और चार्जेस को देख लेते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे मेरा चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये माइनस का आप क्लास 10 में अगर आप कैलकुलेशन में आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रहे हो उसमें ऑप्शन में अगर माइनस नहीं दे रखा तो आप इग्नोर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक गाइज हमारा होल्स होता है, जिसपे होल्स में हमारे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वहाँ माइनस नहीं होता है होल्स पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आने वाले क्लास 12 में आप लोग इलेक्ट्रॉन और होल्स को बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये फॉर्मूला है, Q = N × E। अब यहाँ पे Q क्या है, Q है मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज, N क्या है मेरा, Q क्या है मेरा नेट चार्ज, N क्या है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बताओ दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो सर आप बोलोगे कि सर माइनस एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मेरा माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। मैं कहूँगा ठीक है। मैं पूछूँ बताओ तीन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, आप बोलोगे बड़ा सिंपल है सर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकल के आ जाएगा। मैं पूछूंगा अच्छा बताओ 10 इलेक्ट्रॉन पे, तो आप बोलोगे सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इलेक्ट्रॉन पे, तो आप बोलोगे सर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं पूछूँ बताओ 1.5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आप बोलोगे सर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे ये अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ वाला जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो थ्योरी है ना, ये वैलिड नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो n क्या है पता है आपको, n मेरा होता है इंटीजर नंबर, यानी कि मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं बता सकता। बात को समझ में आ रही है क्या। मैं फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ज पूछ लिया जाएगा, मैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछ रखा है तो मैं बता दिया, 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछ रखा है मैंने बता दिया, लेकिन बताओ मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन पे पूछूंगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ये जो फॉर्मूला ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो n है ना, ये n इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, n इंटीजर वैल्यू शो कर रहा है, यानी n यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यानी कि मैं कोई भी ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकता। 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, 4.7 हो गया, 4.2 हो गया, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि मैं पूछ लो बताओ 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो 1.6 में, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करना सही नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। तो Q = N × E में यहाँ पे n क्या है मेरा, n है मेरा इंटीजर है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गाइस, वेयर
n should must be इंटीजर। n क्या है मेरा, इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यानी कि बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 पे पूछूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से पूछूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर आप चार्ज पूछ रखा आप उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, आपका उतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात ये थी कि जो यहाँ पे n होगा ना, n इंटीजर वैल्यू होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, यानी कि n मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता, यानी कि 1.5 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, 1.3 नहीं हो सकता, 1.67 ऐसा कुछ वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये सब देखने के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। बताइए यहाँ पे कोई आपको डाउट है क्या? आई थिंक कोई यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको चार्ज भी बता दिया। चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज क्या होता है ना, चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर करता है। जब हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक ये भी देखेंगे कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जो ऐसे ही चार्ज अपने दायरे में किसी भी ऐसे दूसरे चार्ज को आने नहीं देता, वो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, 2 टाइप के चार्जेस हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हमने ये देख लिया। दोनों अगर सेम होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और दोनों अगर सेम होंगे तो रिपल करेंगे, और से डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये भी हमने देख लिया। ये नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज भी देख लिया कि माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो हमने ये चार्ज पढ़ा ना उसी का फ्लो, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। आप लोगों ने डिफिनेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। और इसी का गाइस एक दूसरा डिफिनेशन होता है जो जनरली किताबों में नहीं दिया होता है। क्या है? नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इज नोन इन 1 सेकेंड इज नोन एज करंट। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई वायर है, उस वायर में आपको करंट फ्लो कराना है, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो आप ये चेक करो कि यार एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कितना मेरा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ 1 सेकेंड में, ठीक है। आप टाइम सेट करो, 1 सेकेंड में आप चार्ज को ट्रांसफ़र करा दो और उसके बाद आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन 1 सेकेंड नोन एज करंट या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, जिसे हम एएमपी शॉर्ट में लिख देते हैं, और शॉर्ट में लिखना होता है तो हम ए लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अब करंट क्या होता है? देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाई टाइम, वही चीज़ हमने यहाँ पे देखा, जो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले में देख रहे हैं वही चीज़ हम यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं, हम अपना डिफिनेशन में देख रहे हैं। यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मेरा कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ 1 सेकंड में, हम उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, करंट जो आई है, बताओ करंट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। तो यहाँ पे हम करंट को कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं। ये मेरा करंट हो गया कैपिटल आई। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये मेरा कैपिटल क्यू हो गया। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? तो आप लोग को पता होगा, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया करंट का, ठीक है। चलिए, ये मेरा करंट का फॉर्मूला हो गया। अभी और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं करंट के बारे में। बताओ, अगर मैं, अच्छा यहाँ पे गाइस, ये जो यहाँ पे टी है ना, ये टी हमेशा सेकंड में हम लेते हैं। किस में लेते हैं? सेकंड में, ठीक है। इसकी यूनिट होती है सेकंड। और यहाँ पे क्यू की क्या यूनिट होती है? कूलॉम पर सेकंड। एक इसकी एसआई यूनिट और होती है। इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर तो होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलॉम पर सेकंड। और इसी को हम बोलते हैं एम्पेयर। क्या बोलते हैं? एम्पेयर बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन दे रखा है, अगर वो पूछ ले बताओ करंट की यूनिट क्या होती है, तो वहाँ पे जनरली ये ऑप्शन नहीं दिया रहता, आपको ये ऑप्शन दिया रहता है। तो कई बच्चों को पता नहीं होता है कि यार ये भी ये सा यूनिट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से अगर आप भूल जाते हो तो यार फॉर्मूला लिखो, वहाँ से निकाल लिया करो, ठीक है। कूलॉम पर सेकेंड आपका क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एसआई यूनिट होता है, और एम्पेयर भी होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए गाइज, इस वाली इक्वेशन पे आते हैं। देखो, ये वाला फॉर्मूला क्या है? ये वाला क्या है? Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा गाइज। Q इक्वल्स टू एन इंटू ई, ये वाला फॉर्मूला,
मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और इस वाले को मैं इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहा हूँ। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी से मैं इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना गाइस, देखो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। जैसे ही मैं क्यू की वैल्यू इसमें पुट करूँगा, यानी कि क्यू की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 2। जैसे ही मैं क्यू की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो मेरा एक और नया फार्मूला निकल कर आएगा, और ये इतना बेहतरीन फार्मूला है कि एनटीएससी ना जाने कितनी बार इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, अगर मैं क्यू की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो मेरा बताओ आई क्यू की वैल्यू कितनी है। क्यू की वैल्यू है एन इंटू ई, तो यहाँ पे एन इंटू ई डिवाइड बाई टाइम। ये गाइस एक मेरा बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। ठीक है, ना जाने कितनी बार एनटीएससी और बोर्ड ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए मैं इसे स्टार मार्क भी कर दिया, मैंने यहाँ पे इसे स्टार मार्क कर दिया है, क्योंकि यार ये पूरे बोर्ड पे ना सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, आई इज इक्वल्स टू एन इंटू ई डिवाइड बाई टी। ये तो आपको याद ही रहता है जनरली। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर एनटीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है गाइस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनटीएससी ने और बोर्ड ने इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, खासकर एनटीएससी ने। बहुत ही प्यारा फार्मूला है ये। आपको क्या करता है, कभी कभी आपको यहाँ पे क्यू पूछ लेता है, आपको कभी करंट पूछ लेगा तो यहाँ पे एन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखेंगे और यहाँ पे टाइम दे रखेगा, तो आप यहाँ पे क्यू नहीं दे रखा है तो क्यू नहीं दे रखा होता है। कभी कभी बच्चों को ये फार्मूला नहीं पता होता है, तो यार उन्हें डिफ़िकल्टी होती है इसे सॉल्व करने में, तो वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, बट गाइस इसे आप लोग याद कर लेंगे। तो इस बोर्ड पे जितने भी फार्मूला हैं, जितने भी थ्योरी हैं, वो सब आप लोग नोट्स का सब लोग आप लोग नोट्स बनाएंगे और उसे अच्छे से याद करेंगे। बताइए कुछ यहाँ पे रटने वाली है क्या, यहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज़ें मैंने आपको बताई है क्या? नहीं, सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल वे में मैंने बताई है। देखिए करंट क्या होता है मेरा, देखो करंट क्या होता है भूलना मत, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ 1 सेकंड में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कितना चार्ज मेरा ट्रांसफ़र हुआ 1 सेकंड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसे हम इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर होती है और इसे हम आई से डिनोट करते हैं, और ये मेरा फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका एसआई यूनिट एक और एसआई यूनिट होता है हमारा कूलम्ब पर सेकेंड। देखो क्यू क्या होता है मेरा, क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम्ब, और टी की यूनिट क्या होती है सेकंड, और टी जनरली गाइस हमेशा सेकंड में लेके चलेंगे। आपको क्वेश्चन में मिनट में दे रखेगा तो पहले आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इतना सब देखने के बाद थोड़ा सा करंट को और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो बताइए गाइस, बताओ यहाँ पे करंट हमारा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा करंट यहाँ टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे मैं टाइम को कम करूँगा, देखो जैसे जैसे मैं टाइम को कम करूँगा, बताओ मेरा करंट बढ़ेगा, यानी कि करंट की वैल्यू मेरी बहुत कम होगी। यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक अगर मैं चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 1 सेकंड से कम में, 1 से कम सेकंड में अगर मैं चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उस टाइम में मेरी जो करंट की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, बताओ अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज को अगर मैं और बढ़ा दे रहा हूँ तो बताओ करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मेरी करंट की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जितना नंबर ऑफ चार्ज को मैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफ़र करूँगा, वो मेरा उस करंट की वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी करंट की मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। बात समझ आ रही है क्या? इसी तरह देखो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा मैं n की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा मेरा करंट बढ़ता जाएगा। यहाँ से भी दिख रहा है आपको, जितना ज़्यादा देखो यहाँ पे, जितना ज़्यादा मैं n की वैल्यू बढ़ाऊँगा, जितना ज़्यादा मैं n की वैल्यू बढ़ाऊँगा, जितना ज़्यादा मैं n की वैल्यू बढ़ाऊँगा मेरा q की वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा मेरी q बढ़ेगा, बताओ जितना ज़्यादा मेरा q बढ़ेगा, जितना ज़्यादा मेरा Q बढ़ेगा बताओ उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, I बढ़ेगा। यानी कि जितना ज़्यादा मैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज़ करूँगा, जितना ज़्यादा मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज़ करूँगा मेरा Q इंक्रीज़ होगा। अगर मेरा Q इंक्रीज़ होगा बताओ मेरा I इंक्रीज़ होगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाओ और यहाँ पे आप I हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। टाइम को डिक्रीज़ करोगे I इंक्रीज़ कर जाएगा, टाइम इंक्रीज़ करोगे I क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सब बात थोड़ा थ्योरेटिकली समझने वाली है। ठीक है, अब फार्मूले से आसानी से देख सकते हो। अब थोड़ा करंट को और डिस्कस करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई कंडक्टर लेता हूँ। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, एक वायर ही होता है। ठीक है, कंडक्टर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ। अब इस कंडक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहा हूँ। बताओ इस कंडक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहा हूँ, इस टाइप से कुछ। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस लिसन वेरी केयरफुली।
ये मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहा हूँ। बताइए अभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस कंडक्टर में, कंडक्टर का मतलब गाइस जनरली वायर ही होता है, ठीक है। जो हमारे घरों में वायर होते हैं उन्हीं को हम कंडक्टर बोल देते हैं, ये हमारा वायर ही होता है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर में मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अभी तो फ्लो नहीं हो रहे हैं, अभी मेरे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी इसमें, मैंने इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी, मैंने इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब ये बैटरी आप लोगों को पता है तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता यार वो आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि बैटरी क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वो सारी चीज़ें आएंगी। जिन्हें नहीं पता ठीक है, जिन्हें पता है बहुत बढ़िया। चलिए, इस बैटरी की जो वैल्यू है सपोज दैट ये है, ठीक है। ये देखो, ये जो बैटरी का ये वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है, और ये जो ये वाला ना, ये नेगेटिव पोलैरिटी शो करता है। ये पॉजिटिव पोलैरिटी शो करता है, ये नेगेटिव पोलैरिटी शो करता है। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, अभी के लिए ठीक है। थोड़ा सा मैं कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे बना लिया। मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में मेरे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, मैंने क्या किया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बताओ इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा है, नेगेटिव का चार्ज है। और बताओ यहाँ पे मैंने बताया कि बताओ दो अगर डिफरेंट साइन होंगे, यानी कि एक अपोजिट और एक नेगेटिव होगा, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वहाँ पे चार्जेस में मैंने बताया कि वहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। बताइए ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव का चार्ज होता है, और मैंने बताया आपको कि दो साइन अपोजिट, और अगर दो साइन अपोजिट होंगे तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बताइए ये पॉजिटिव वाला साइन है, ये नेगेटिव वाला साइन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा साइन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा साइन है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव का साइन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, तो यहाँ पे क्या होगा, बताओ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आना चाहेगा। बताओ ये तो नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और ये बैटरी का जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बताओ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, ध्यान से सुनना, बहुत यहाँ पे मैं करंट दिखाने वाला हूँ आप लोग को कि करंट सर्किट में फ्लो कैसे होता है, हमारे घरों में जो करंट फ्लो होता है वो होता कैसे है। देखिए बताओ यहाँ पे मैंने बैटरी को लगा दिया, बैटरी का पोलैरिटी मैंने ये रखा है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन्स, बताओ इलेक्ट्रॉन्स पे जो मेरे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे जो मेरे चार्ज होते हैं वो नेगेटिव के होते हैं, और हमें पता है कि जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में तो होगा। बताओ ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस है वो नेगेटिव के हैं, और ये मेरा बैटरी का जो ये वाला पोलैरिटी वो प्लस का है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ये मेरे कौन किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मेरा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन क्या करंट नेगेटिव हो सकता है क्या, ये तो मेरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन है, लेकिन करंट क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, बात देख लेते हैं इसको भी। अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना भाई, मैं यहाँ पे कोई एक ब्रांच ले रहा हूँ, ये मेरा नोड है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पेयर आ रही है, और यहाँ पे मेरी माइनस का 2 एम्पेयर जा रही है। अगर मैं करंट को नेगेटिव ले लेता हूँ तो ये इसे हम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। ये वाले में ब्रांच बोलते हैं, और इसे हम जो बीच वाले उसे नोड बोलते हैं। अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊँगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि करंट क्या नेगेटिव हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। देखो, अगर मान लो मेरा करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर इस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर मेरा करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर इस डायरेक्शन में आ रहा है और माइनस का 2 एम्पेयर इधर जा रहा है, तो यार ये बताओ, करंट तो डायरेक्शन होती है ना, करंट की तो कोई, करंट अगर कहीं पे फ्लो हो रहा है तो किसी न किसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अगर मैं ये बोल दूं कि करंट तो किसी न किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन को पलट दो भाई। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये नेगेटिव में जा रहा है, मान लो ये माइनस का 2 एम्पेयर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो भाई इस डायरेक्शन को पलट दो। बात समझ में आ रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर करंट मेरी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो भाई इस डायरेक्शन को पलट दो। डायरेक्शन ही तो है, किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में चले आओ,
अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो बताओ करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो भाई इस डायरेक्शन को पलट दो, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं बोलूँ यार अगर मैं इस करंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये ब्लू वाला मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये 2 एम्पेयर है, तो कोई गलत बात है क्या? देखिए मेरा जो करंट था, करंट देखो करंट किसी न किसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए करंट को हम जनरली नेगेटिव नहीं बोला जाता है। करंट को बोलते हैं करंट कैसे नेगेटिव हो गया? करंट का तो डायरेक्शन होता है। अब करंट का डायरेक्शन होता है, करंट किसी न किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर उसका डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो भाई उसका डायरेक्शन पलट दो। अगर उसका डायरेक्शन तुम पलट दिए तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो करंट, इसलिए हम जनरली करंट को कभी नेगेटिव डायरेक्शन शो नहीं करते। न्यूमेरिकल्स में तो दे देता है कि करंट माइनस का 2 एम्पेयर माइनस का 3 एम्पेयर इधर जा रहा है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरा देखो करंट अगर मेरा माइनस का 2 एम्पेयर इधर जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, नोड से दूर जाता हुआ जा रहा है, दिख रहा है, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन पलट देता हूँ, यानी कि मैं नोड की तरफ आता हुआ करंट को दिखा देता हूँ, तो इसका जो वैल्यू है वो -2 एम्पेयर नहीं, ये 2 एम्पेयर हो जाएगी। ये बात समझने वाली है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्जेस होते हैं वो तो निगेटिव होते हैं, तो क्या करंट की जो इलेक्ट्रॉन्स की भी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी क्या? नहीं, बताओ करंट पे जो चार्ज होता है वो तो निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो तो निगेटिव होता है। लेकिन करंट हमारा, इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन जो हमारे करंट होता है वो कभी निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा क्या? नहीं। तो हमारा करंट का डायरेक्शन इससे क्या होगा गाइस? हमारे जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो हमारा करंट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी कि बताओ हमने जैसे ही बैटरी की हमने जैसे ही बैटरी को यहाँ पे लगाया, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हुआ और हमारा इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ? कुछ इस डायरेक्शन में। और बताओ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, करंट नेगेटिव हो नहीं सकता। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमारा करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। बात समझने वाली है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। लेकिन आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया कि अगर बताओ करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है मेरा इस डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू है -2 एम्पेयर। करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसकी वैल्यू -2 एम्पेयर है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इस जो ये करंट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को मैं पलट दूं, अगर अपोजिट कर दूं पहले वाली डायरेक्शन से, तो इसकी वैल्यू आप 2 एम्पेयर लिख दो, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है। क्यों? करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स हमारा निगेटिव बिहेवियर शो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरा निगेटिव बिहेवियर शो करता है तो करंट तो हमारा निगेटिव हो नहीं सकता। अगर मेरा करंट निगेटिव नहीं हो सकता तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी करंट का डायरेक्शन होता है। इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट, ठीक है। क्या? कन्वेंशनल डायरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, ठीक है। यानी कि इसकी कोई इंडिविजुअल थ्योरी नहीं है कि ये करंट हमारा इसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो होगा, इसकी कोई इंडिविजुअल थ्योरी नहीं है। इसे दिखा दिया गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के कन्वेंशनल डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा सर मैं यहाँ पे अगर बैटरी को ना लगाऊँ तो मैं क्या मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्या? नहीं। अगर आप यहाँ पे बैटरी को नहीं लगाते हो तो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा? बताओ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कब हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे कब हुआ? डिपेंड किस पे कर रहा है? इस बैटरी पे तो डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैटरी को हटा देता हूँ तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए तो कोई ना कोई एनर्जी दोगे ना, तो मैंने यहाँ पे बैटरी के फॉर्म में एक एनर्जी दे दी। अभी आप हीट की एनर्जी दो, ठीक है। आप यहाँ पे यहाँ ऐसा पे कुछ क्रिएट करो कि यहाँ पे हीट एनर्जी इसको दे दो, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे और रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हीट एनर्जी नहीं, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि के बैटरी लगा दी। अब बैटरी को जैसे ही लगाया तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। तो सर यहाँ अगर हम बैटरी ना लगाएं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। सर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो मेरा करंट का फ्लो नहीं होगा। अच्छा सर, यानी इलेक्ट्रॉन्स करंट को फ्लो कराने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं यहाँ से बैटरी को हटा देता हूँ तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक पोजीशन में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन स्टैटिक पोजीशन में आ जाएंगे तो मेरा करंट का फ्लो नहीं होगा। और अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो हमारे सर्किट में अगर हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा तो हमारा सर्किट क्या होगा? ओपन सर्किट होगा। आगे देखेंगे ओपन सर्किट क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पे बताओ ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं इस ओवरऑल सर्किट्स में, ये मेरा सर्किट है, अगर ओवरऑल सर्किट में बैटरी को हटा देता हूँ,
ठीक है, तो मेरा यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी कि जो मेरा यहाँ पे करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है, मेरे वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मेरे पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। अभी ये आगे ईएमएफ वोल्टेज पोटेंशियल क्या होते हैं आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, यानी कि करंट को फ्लो, हमें इतना पता चल गया सर कि जो करंट को है ना, करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बैटरी चाहिए। यानी कि अगर मेरा बैटरी कॉज है तो हमारा करंट क्या है, इफेक्ट है। भाई करंट हमारा किससे आया, वोल्टेज से ही तो आया। ये देखो हमने जब बैटरी को लगाया तभी तो हमारा करंट आया। अगर मैं यहाँ पे बैटरी को ना लगाऊं तो मेरा करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो मेरा जो करंट है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है, और वो जो मेरा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कॉज होता है। ओम्स लॉ में हम इसे बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा वी क्यों होता है। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में वी आप लोग के एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो इस लेवल पे बच्चों को उतना डीपली नहीं बताया जाता कि भाई ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई क्यों होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो फिर वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको लोग को यही बताने वाला हूँ, ठीक है। और जब मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे वो थोड़ा सा आपको डिस्कस भी करूँगा कि यार जो हमारा आप लोग एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो उतना सही नहीं है। आप लोग 12th में जाओगे तो उसे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग को जो आप लोग 12th में पढ़ोगे तो उसे आप आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि सर जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, या मेरा करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्यों होता है, मैंने आपको ओवरऑल एक्सप्लेन किया ये सब करके, ठीक है। तो मैं ऐसे करके कुछ आगे बढ़ा और मैंने आपको कुछ चार्जेस के बारे में बताया, मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया, मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया कि यार एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो गाइज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि यार जो यन है ना, यन मेरा क्या होता है, इंटीजर, हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूँ, जो एन है मेरा वो इंटीजर होगा, ठीक है, ये ठीक है। एन शुड मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इंटीजर नहीं रखोगे तो यार फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन यही बताता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इस बोर्ड पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि यार ये हमारा साइन पता होना चाहिए। अगर चार्जेस के साइन अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, चार्जेस के साइन सेम होंगे तो रिपल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। ये नोट वाली बात, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आप लोग कैलकुलेशन में इस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इस वाले लाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला फॉर्मूला। और ये मेरा कॉन्सेप्ट का करंट का कॉन्सेप्ट कि यार करंट होता क्या है। मैंने आपको करंट का फ्लो दिखाया कि करंट फ्लो कैसे करता है और क्यों मेरा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि यार करंट का अगर टाइम को घटा देंगे तो करंट बढ़ेगा या घटेगा, हम टाइम को बढ़ा देंगे तो करंट हमारा बढ़ेगा या घटेगा, नेट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज को बढ़ा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, हमने इस फॉर्मूले से देखा। तो आई होप गाइज आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आने वाले जो वीडियोस में है, ठीक है, ये मेरा लेक्चर नंबर 1 था। मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10 का। अब इलेक्ट्रिसिटी में मैं क्या करूँगा, जितने भी टॉपिक मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगले वीडियो में उससे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू, उस कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल मैं लगाऊंगा, ठीक है। एनटीएससी और बोर्ड लेवल के सारे अच्छे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमारे एनटीएससी और बोर्ड में पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन गाइज, ठीक है, लेवल के क्वेश्चन लगाऊंगा। तो आप लोग यार बने रहें, ठीक है, देखते रहें और अपना नोट्स बनाते रहें गाइज। आप लोग ऐसे ही मत देखना कि यार देख के चले जाना, ठीक है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग अगर देख रहे हो तो यार इसका नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये सब सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्यों मेरा इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन पे मेरे चार्जेस होते हैं वो निगेटिव के होते हैं, लेकिन मेरा करंट निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि करंट जो डायरेक्शन है यार, मैं डायरेक्शन को पलट दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें देखने वाली थी। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए बाय।